हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिक्शनल वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई एक लॉन्ग गैप के बाद। मुझे हंसी आ रहा है। आप सब खुद को कैसे कंट्रोल कर रहे होंगे ना मुझे डांटने से कि ऑथर फिर से गायब हो गई। बट मैं क्या करूँ, मेरी जॉब आप सभी को पता है, मैं बिजी रहती हूँ। मेरी बोरिंग सी जॉब, पर क्या करूँ, करना पड़ेगा। बहुत हो गया एक्टिंग। पॉइंट पे आते हैं। हाँ हाँ, मुझे कुछ कहना था। मेरी पिछली जो स्टोरीज थी, तब एफएफ था जो वन शॉट था, उसके उस कमेंट्स आए थे उसमें कुछ, तो मुझे कुछ कहना है उसको लेकर। आई नो, मुझे मतलब हाँ, मुझे पता है मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ स्टोरी एक्सप्लेन करने में। आपने खुद ही देखा होगा कि मेरे चैनल पे ज़्यादा स्टोरीज पोस्ट भी नहीं है ना। देखा तो होगा ही, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं इतनी फ्री नहीं रहती हूँ। 9 to 5 कंप्यूटर के सामने बैठे रहो और फ्री होके फिर से स्टोरीज लिखो और उसे रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड करो, इतना मुश्किल होता है कितना। और उसके बाद आपको कमेंट आता है कि आपको तो उस ऑथर के जैसा एक्सप्लेन करना चाहिए, आपकी स्टोरीज अच्छी हैं, पर आपको तो उन ऑथर के जैसा स्टोरी एक्सप्लेन करना चाहिए। मतलब मैं क्या समझूं कि मैं उसकी नकल करने लग जाऊं अब। मतलब वो जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही बोलने लग जाऊं। मतलब मेरी कोई पहचान ही नहीं है क्या। मैं यहाँ नकल करने नहीं आई हूँ किसी की, मुझे खुद की पहचान बनानी है एज अ ऑथर। ओके, मुझे किसी की नकल करने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे शौक नहीं है मांगा, के ड्रामा, सी ड्रामा से स्टोरीज कॉपी करने का। ठीक है ना, मैं खुद की इमेजिन की हुई स्टोरीज रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करती हूँ। मुझे शौक नहीं है मांगा मांगा के ड्रामा, सी ड्रामा की स्टोरीज कॉपी करने का। ओके, तो प्लीज़ दोबारा मुझे किसी से कंपेयर ही मत करना। होंगी वो आपकी फेवरेट ऑथर, ठीक है, पर किसी के भी कमेंट बॉक्स में जाके आप ये नहीं कह सकती कि उनके जैसा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। एज अ क्रिएटर मुझे इतना तो पता है कि जो सारे क्रिएटर हैं वो कितनी मेहनत करते हैं अपनी स्टोरीज को लेकर। कोई भी हो, स्टोरी स्टोरी क्रिएटर हो या जो भी हो, जो भी एडिट वगैरह यूट्यूब पे लाते हैं, वो अपनी खुद की ही मेहनत करते हैं लोग। उनको जाकर के आप ये कहोगे कि नहीं, आपको तो उनके जैसा करना चाहिए, वो अच्छा करती हैं, आप अच्छा नहीं कर रही हो। ये कौन सी बात हुई भाई। मतलब वो इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत की तो रिस्पेक्ट करो। भाई अगर उसकी गलती है, उसकी थोड़ी सी गलती है, उसकी स्टोरीज को लेकर गलती आप निकाल सकते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए था स्टोरी। या फिर अगर आप मेरी ही बात कर लो, तो अगर मेरी स्टोरीज में कुछ मिस्टेक्स थे तो आपको बताना चाहिए कि दीदी स्टोरी में मिस्टेक है, या फिर यहाँ यहाँ आपने गड़बड़ी की है, गलती की है। या फिर अगर मेरी आवाज़ आपको पसंद नहीं आई, तो आप मेरी आवाज़ को लेकर बोल सकते हैं कि आप थोड़ा लाउड बोलो, या आप थोड़ा धीरे बोलो, फास्ट बोलो, जो भी है। या अटको मत, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा अटकती हूँ, तो आप मुझे ये बोल सकती हैं। पर मैंने ये हक आपको नहीं दिया है कि आप मुझे किसी अदर क्रिएटर से कंपेयर करें। मुझे क्या, आप किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं कर सकती। ठीक है, आपके हिसाब से भले ही मैं अपनी स्टोरीज में अपना 100% नहीं देती हूँ, पर मुझे खुद पे इतना तो यकीन है कि मैं अपने चैनल से अपनी जो मेहनत है, जो मैं इतने दिनों से कर रही हूँ, वो डिलीट नहीं करूँगी क्योंकि उसमें व्यूज़ नहीं आए हैं। ओके, मैं ऐसा नहीं करूँगी। और इससे ज़्यादा अगर मैं कुछ बोली तो यूट्यूब में विवाद हो जाएगा, नहीं बोल सकती। फिर सारे आके मुझ पे चढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो अगर आप मुझको लेकर कुछ प्रॉब्लम है, मेरी स्टोरीज को लेकर प्रॉब्लम है, आपको कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप कह सकती हैं बिना मुझे किसी से कंपेयर किए। ओके, तो आगे से ध्यान रखना प्लीज़। बहुत हो गई बातें, अब स्टोरीज पे आते हैं। ओके,
तो ये एक वांगशन ओमेगा वर्स 1 शॉट है जिसका नाम ट्रैप्ड बाय क्रेजी ओमेगा है। स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसे ही स्टोरी के साथ लास्ट तक बने रहें और अपने जो थॉट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, किसी से बिना कंपेयर किए मुझे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हमें एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक ओमेगास का ग्रुप, जो कि हमारी विंग का ही है, गुंडा है भाई हमारा विंग यहाँ पे, गुंडा या गुंडी जो भी हो। हाँ, जो हमारे विंग का ग्रुप है वो एक जो गर्ल ओमेगा थी ना उसको बुली कर रहे होते हैं। विंग कहता है, सिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई न्यूसेन को डराने की। सिया हंसते हुए कहती है, ओएमजी वो फट्टू है, वो इतना फट्टू है कि टॉय वाले स्नैक से डर गया। और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। विंग चिल्ला के कहता है, उसके बाद जो तुमने उसके ऊपर पानी डाला था उसका क्या। शिया कहती है, जब तुमने मेरे बैग में डस्टबिन का कचरा डाला था तभी वो मुझ पे हंस रहा था ना, तो मैंने बस अपना बदला लिया है। जो भी मुझ पर हंसेगा उसको तो पनिशमेंट मिलेगी ही ना, मैंने तो बस उसे पनिशमेंट दिया है। ये कह के वो अपना पेट पकड़ के हंसने लगती है और सबको एक्टिंग कर कर के बता रही थी कि नहीं हुसैन कैसे डर गया और वो कैसे रो रहा था स्नेक देख के। तभी विंग अपने बैग से पानी का बॉटल निकालता है और सारा पानी सिया के सर पे डाल देता है। सिया हंसते हंसते चुप हो जाती है और वो झटके से विंग का हाथ हटाती है और विंग का कॉलर पकड़ के गुस्से गुस्से से विंग की तरफ देखती हुई कहती है, बहुत हो रहा है ना तुम्हारा। जब से मैं यहाँ आई हूँ तुमने मुझे परेशान करके रख दिया है, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं है। मैंने बस तुम्हारे इस चोमू चोमू और फट्टू गैंग में शामिल होने से मना क्या कर दिया। तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, हर वक्त मुझे परेशान करते रहते हो, मुझे बुली करते रहते हो। अगर मैंने अपने घर में अपने गगा को बता दिया ना, तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो विंग हंसते हुए कहता है, तुम नीहुसेन को फट्टू कह रही, फट्टू तो तुम हो, इसीलिए तुम ये सारी चीजें कह रही हो और अपनी गगा को बताने की बात कह रही हो। तो तुमसे बड़ा फट्टू कौन हो सकता है, फट्टू ही हो, और तुम्हारा गगा भी फट्टू है। डरपोक बहन की डरपोक भाई, है ना, है ना, है ना निहुसेन। तो निहुसेन कहता है कि सही कहा, डरपोक बहन का डरपोक भाई, ये कह के सारे लोग हंसने लगते हैं और जितने भी कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे वो सारे उनको घेर कर खड़े थे और वो सभी शिया को देख कर हंस रहे थे। सिया के आंखों में आंसू आ गए और वो अपना पैर पटकते हुए दौड़ दौड़ने लगती है और अपने कार पे बैठ जाती है। तो ड्राइवर कार चलाने लगता है। कुछ टाइम बाद सिया का कार एक बड़े से मैंसन में एंटर होता है। सिया ड्राइवर के कार के डोर ओपन करने का वेट वेट भी नहीं करती और कार का डोर ओपन करके भागती हुए मेंशन में एंटर करती है। वो लिविंग एरिया में बिना किसी को देखे भागते हुए रोते हुए अपने रूम की तरफ जाती है और डोर बंद करके मतलब अपने रूम में बंद हो जाती है। वो सारे लोग शॉक थे जो भी वहाँ पे बैठा हुआ था। तभी एक लेडी जाती है, एक लेडी उठती है और सिया के रूम की तरफ दौड़ते हुए जाती है और कहती है, शिया बेबी क्या हुआ, डोर ओपन करो, क्या हुआ, किसी ने तुम्हें तंग किया है, प्लीज बेबी डोर ओपन करो, क्या हुआ। सिया कुछ भी नहीं कहती, वो बस सिसकियाँ लेकर रो रही होती है। तभी तभी वो लेडी किसी को कॉल करती है और जल्दी उसे घर आने के लिए कहती है। 10 से 15 मिनट बाद उस मेंशन में एक ब्लैक कार एंटर होता है। वहाँ से एक शख्स बाहर आता है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा मस्कुलाइन एंड हैंडसम था। उसने थ्री थ्री पीस ब्लैक सूट पहना हुआ था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, बट उसका जो ऑरा था वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था।
देखकर ही ऐसा लग रहा था कि ये कितना रूड है। वो अपने स्टीफ फेस के साथ सिया जिस रूम में गई थी उस रूम के बाहर आके खड़ा हो जाता है। तभी वो ओमेगा लेडी कहती है कि वांग जी, सिया सिया कॉलेज कॉलेज गई हुई थी और वो जैसे ही आई उसने खुद को रूम में लॉक कर दिया है और वो डोर ओपन ही नहीं कर रही है। वांग जी कहता है कि मॉम, आखिर हुआ क्या था? कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? उसने आपको कुछ बताया? तो वो जो लेडी थी वो वांग जी की मॉम मतलब लैन ई थी। वो कहती है, लैनी बहुत ज़्यादा परेशान थी। वांग जी रूम का दरवाज़ा नॉक करता है और कहता है कि शिया, डोर ओपन करो। क्या हुआ मुझे बताओ? किसी ने कुछ कहा? तो सिया जब वांग जी की वॉइस सुनती है तो वो डोर ओपन करती है और उसके आंखों में आंसू थे। उसका उसकी उसकी आईज पूरी रेड हो गया था रो रो कर। वांग जी जब सिया की ऐसी हालत देखता है तो जाके वो उसे हग कर लेता है। सिया अपने गगा के चेस्ट पे सर रख के बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि गगा गगा वो हमेशा मुझे परेशान करते रहता है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? वो हमेशा मुझे बुली करता है। पर आज आज तो उसने हद कर दी। उसने उसने कहा कि तुम और तुम्हारे गगा, ये कह के वो सारी जो बातें विंग ने कही थी वो सारी बातें बता बता देती है। वांग जी तो गुस्से में पूरा उबल रहा था। वांग जी गुस्से में कहता है कि कौन है वो? तो सिया रोती हुई कहती है कि वो जियांग फैमिली का छोटा बेटा है। तो लैनी कहती है कि वो यू का बेटा है। तो वांग जी और सिया ई की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ई की तरफ देखते हैं। तो ई कहती है कि हाँ, मैं ई मतलब मैडम यू को मैं जानती हूँ। कई बार वो हमारे घर भी आ चुकी हैं। पर उनका, हाँ हाँ, उसने बताया था कि उनका एक छोटा बेटा है जो जो बाहर रह के स्टडी कर रहा है। क्या तुम विंग की बात कर रही हो शिया? तो शिया कहती है कि हाँ हाँ मदर, उसका नाम विंग ही है और वो वो और मैं सेम ही क्लास में है। तो ये कहती है, "भी इतना छोटा बच्चा और इतनी बदमाशी, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? मुझे यू को बताना पड़ेगा।" तो वांग जी गुस वांग जी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम, चाहे वो जिसका भी बेटा हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड का ही बेटा क्यों ना हो, पर उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा ना। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे ऐसे वो सिया को बुली कैसे कर सकता है? सिया सिया हो चाहे कोई और भी स्टूडेंट हो, अगर सिया की जगह कोई और होता तो वो उसे भी बुली करता। ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि कोई एक स्टूडेंट किसी अदर स्टूडेंट को बुली कर रहा है, वो भी कॉलेज में। बुली 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 करने से कितना इस मतलब स्टूडेंट के दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है, इस चीज़ का असर होता है, किस तरह से असर होता है, ये उसे नहीं पता क्या? बुली करना एक क्राइम है। अगर कोई इंसान खुद को सही टाइम में ना सँभाले तो वो इन बुली की वजह से सुसाइड भी कर लेता है और वो कैसे इस तरीके के हरकत कर सकता है। मुझे उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा या फिर मुझे उसकी फैमिली को बताना पड़ेगा इसके बारे में। जब वांग जी ये सारी चीज़ें कह रहा था तो जो ई थी वो वांग जी के हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है कि हाँ वांग जी, ये बहुत मतलब सीरियस मामला है, तो हमें मतलब विंग की फैमिली से बात करना पड़ेगा इस बारे में। आज उसने सिया के साथ ये सब किया है, अगर वो किसी अदर स्टूडेंट के साथ ये सब करेगा और कुछ ऊंच नीच हो गया तो
हमें उसकी फैमिली से और खासकर उससे भी हमें बात करनी है, उसे समझाना पड़ेगा। हाँ, मानती हूँ वो बच्चा है, पर इतना भी बच्चा नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें ना समझे, तो हमें बात करनी पड़ेगी। ये कहती है कि मुझे यू से बात करना है। मैं फ़ोन पे कुछ भी नहीं कहूँगी, बस मैं उसे इतना कहूँगी कि हम उसके घर आने वाले हैं और हम वहीं वहाँ जाकर ही सारी बातें क्लियर करेंगे। ये कह के ई वहाँ से चली जाती है। तभी शिया कहती है कि गगा, उसने गलती करी है, तो आप इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ सकते हो? बस मतलब समझा के ऐसे डाँट के मुझे उसे पनिश होते हुए देखना है। उसने मुझे कितना तंग किया है। जब 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 मैं फर्स्ट बार कॉलेज गई थी, क्लास गई थी, तो उसने सारा डस्टबिन का कचरा मेरे बैग में डाल दिया था। मुझे उसने कितना बुली किया है, कितना परेशान किया है, कितना मेंटली टॉर्चर किया है, मैं ही जानती हूँ। ये कह के वो रोना-धोना चालू कर देती है। वांगजी कहता है कि अगर हमने उसे पनिशमेंट दिया तो एक तरह से वो भी बुली करना ही हुआ। तो अगर हम भी वैसा ही करने लगे तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा सिया? तुम खुद ही सोचो। तो सिया कहती है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे बदला लेना है उससे। गगा, मेरे पास एक आइडिया है। अब प्रॉमिस करो कि आप करोगे। तो वांगजी कहता है कि अब तुम्हारे जिस छोटे से दिमाग में कौन से खुराफाती आइडिया आया है? तुम हमेशा गड़बड़ कर देती हो। शिया कहती है, तो आप हो ना सारी चीज़ें ठीक करने के लिए। तो वांगजी हल्का सा स्माइल करता है और उसके सर पे हाथ फिराता है। तो सिया कहती है, क्यों ना आप उससे शादी कर लो। तो वांगजी शॉक होके देखता है और कहता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसा आइडिया आ भी कैसे सकता है? वो बच्चा है अभी। मैं 30 साल का हो गया हूँ और वो अभी 18 साल का है। सिया, तुम कैसे सोच भी सकती हो कि मैं उस बच्चे के साथ। मुझे कुछ नहीं सुनना। गगा, आपने प्रॉमिस किया है मुझसे। मुझे कुछ नहीं सुनना। गगा, ये कह के वो अपना मगरमच्छ का आंसू बहाने लगती है सिया। वांगजी तो पूरा धर्म संकट में पड़ गया था कि भाई करे तो क्या करे। आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंस गया भाई। वांगजी ये सोच रहा था अपने ही मन में। शिया कहती है कि गगा, प्लीज प्लीज ना। अगर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा ना, सच्ची बता रही हूँ, ना मैं कुछ खाऊंगी, ना मैं कुछ पीऊंगी, ना मैं आपसे बात करूँ, मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी, मैं खुद को कमरे में लॉक कर दूंगी। ये कह के वो अपने कमरे में जाती है और डोर मतलब बंद कर देती है, लॉक कर देती है। वांगजी डोर ओपन करने का ट्राई करता है, वो सिया को आवाज भी देता है, पर सिया कुछ भी नहीं कहती। ना ही वो वांगजी के किसी भी बात का रिप्लाई करती है। वांगजी अपना सर सेक करता है और अपने ही मन में सोचता है, ये लड़की भी ना बच्चों की तरह जिद करने लग जाती है। जरूर इसने भी कुछ किया होगा, तभी उस ओमेगा ने, जो भी है वो विंग, उसने कुछ किया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अपनी बहन को। इसके कुछ कांड किए बिना तो कोई सामने से इसे कुछ करेगा नहीं। ये कह के वांगजी वहां से चला जाता है। शाम का सीन दिखाया जाता है जियांग मैंसन में। लैन लैन फैमिली जियांग मैंसन आई हुई थी और वो सारे लोग बैठे थे। लैन ई, शिया और वांगजी, मतलब ये तीनों ही हैं लैन फैमिली में, और कोई भी नहीं है। और उनका सारा बिजनेस वांगजी ही संभालता है, जो कि 30 साल का हो चुका है। और सिया उसकी छोटी बहन है। जियांग फैमिली में जियांग फेंगमियान, मैडम यू और उनकी एक बड़ी बेटी जियांग ग्याली, जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, और उनका एक और अल्फा बेटा।
जियांगचेंग और सबसे छोटा ओमेगा बेटा विंग है। वो सारे लोग बैठे होते हैं और वो आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी ई टॉपिक छेड़ती हैं और कहती हैं कि विंग कहाँ है। तो यू कहती है वो अपने रूम में होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। वो अपने स्टडी को लेकर इतना सीरियस है कि वो अपने कमरे से भी नहीं निकलता रूम से। वो हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई, बस पढ़ाई। सिया अपने मन में कहती है, हाँ स्टडी तो कर रहा होगा डार्क डार्क रोमांस की, मुझे अच्छे से पता है। मैं कॉलेज पे उसके पीछे वाले बेंच पे ही बैठती हूँ। वो अपने दोस्त से कैसी कैसी बातें करते रहता है। मुझे यकीन ही नहीं होता कि वो ओमेगा है। अल्फाओं से भी डार्क इमेजिन वो कर लेता है। ये सारी चीजें सिया अपने मन में ही सोच रही थी। मैडम यू चैंग को इशारा करते हुए कहती हैं कि विंग को बुला कर लाए। तो चैंग विंग को बुलाने चला जाता है। चैंग जैसे ही विंग के रूम के सामने पहुंचता है, वो डोर नॉक करता है, जहां में रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। विंग बेड पे लेटा हुआ है, मतलब बैग से, मतलब ऐसे पलट के। जो उसका टमी वाला एरिया था ना, वो बेड पे था, और जो बैक वाला एरिया था वो ऊपर था। और उसके जो लेग्स थे वो दोनों क्रॉस किए हुए थे, आधे उठे हुए। और उसके हाथों में एक बुक थी, जिसके पिक्चर्स देख के ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या बताऊं। विंग अपना मुंह खोल के वो बुक पढ़ रहा था, और जैसे ही उसके कानों में चैंग की आवाज आती है, वो मुंह बनाते हुए कहता है कि सारा मजा किरकिरा कर दिया। इस टाइम पे कौन डिस्टर्ब करता है। वो चिल्ला के कहता है कि गगा, क्या काम है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो चैंग कहता है कि बाहर मेहमान आए हैं, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं, तुम नीचे आओ। तो विंग कहता है कि मुझे क्या, वो मॉम के या फिर डैड के मेहमान होंगे ना, मैं नीचे क्यों आऊँ, आप उनसे कह दो ना मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं गगा प्लीज। तो चैंग कहता है लैंड फैमिली आई हुई है विंग, नीचे आ जाओ। विंग जैसे ही सुनता है लैंड फैमिली, वो झटके से अपने बेड से उठ जाता है, भागते हुए डोर ओपन करता है। चैंग के नाक पे डोर लग जाता है, क्योंकि वो डोर से टिक के ही खड़ा हुआ था। और चैंग के नीचे आने से पहले ही वो नीचे उतर जाता है और अपने मॉम के बगल पे जाके बैठ जाता है। सिया उसे घूरती हुई देखती है और कहती, मतलब अपने मन में ही सोच रही थी कि इतना उतावला इंसान मैंने नहीं देखा। ये कितना बोल्ड ओमेगा है, हे भगवान, मैं क्या करूं अब। गगा, आपकी तो खैर नहीं। विंग तो आई नो, मतलब आई डोंट नो विंग क्यों इतना शर्मा रहा था। उसके जो चीक्स थे ना, वो पूरे रेड हो गए थे शर्माने की वजह से, और वो साइड में अपने मॉम के साइड में बैठा हुआ था। ई कहती है कि विंग, क्या मैंने जो सुना है वो सच है। सिया ने मुझे बताया कि तुम उसे कॉलेज में बुली करते हो हमेशा। तो विंग अपनी नजरें उठाता है, एक बार मतलब ई की तरफ देखता है, और फिर सिया की तरफ घूरते हुए देखता है, और वो फिर से ई की तरफ देखता है और कहता है कि आन, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है। स्टार्ट सिया ने किया था पहले। आपने उससे ये नहीं पूछा कि कॉलेज के फर्स्ट डे पे वॉशरूम में इसने मुझे लॉक कर दिया था। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद वॉचमैन अंकल अंकल ने गेट ओपन किया, तब मैं वॉशरूम से बाहर निकला हूँ, वरना इसका इरादा तो मुझे वहीं लॉक करके मारने का था। तो ई शिया की तरफ देखती है और कहती है, शिया, ये जो विंग कह रहा है क्या वो सच है।
तो सिया अपना जो सिर है वो नीचे करके बैठी हुई थी। वांग जी अपने मन में ही सोच रहा था, मुझे तो पता ही था मेरी शैतान बहन ने ही कुछ किया होगा, तभी इस ओमेगा ने आगे कुछ किया है। वैसे भी ये फेस इतना क्यूट लग रहा है, इतना मासूम सा। मुझे नहीं लगता इसने कभी किसी को bully भी किया होगा आज तक। वांग जी विंग की तरफ बहुत ही प्यारी नजरों से देख रहा होता है, और अचानक जब विंग की नजर वांग जी की नजर से पड़ती है तो वांग जी इधर उधर देखने लगता है, और विंग भी ब्लश करते हुए अपना जो फेस है वो नीचे कर लेता है। मैडम ई द जो ई है वो शिया को डांटने लगती है और कहती है कि तुमने घर आके हमें कुछ और बताया कि विंग ने तुम्हें बुली किया, और आज यहाँ आके हमें पता चल रहा है कि तुमने इसी बुली करना स्टार्ट किया था। इसने तो बस अपना बचाव किया है तुमसे। शिया, तुम इतनी कब बिगड़ गई? हमने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया था कि तुम जाके वहाँ बच्चों को बुली करो। शिया कहती है कि मम्मा आई एम सॉरी ना, वो तो वो तो हम जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन सबका रूल है। जो स्टूडेंट लास्ट में आता है क्लास में, लास्ट एडमिशन जिसका रहता है, उसे हम वॉशरूम में बंद करते हैं कुछ घंटों के लिए। पर मैं बिजी हो गई थी अपने फ्रेंड्स में, तो मैं भूल गई डोर ओपन करना। आई एम सॉरी मॉम। पर गलती इसकी भी थी। जब मैं इसे सॉरी बोलने गई थी तो इसने मुझे बहुत डांटा, बहुत बुली किया और मेरे बैग में डस्टबिन का सारा कचरा डाल दिया था। गलती इसकी भी है। तो मैडम यू विंग की तरफ देखती है और कहती है कि विंग, क्या तुमने सिया के साथ ऐसा किया? तो सिया पपी सा फेस बना के मैडम यू की तरफ देखती है कि भाई कोई तो जस्टिस दिला दो इस मुझे। सिया ये सोच के मैडम यू की तरफ देखती है और कहती है, सॉरी बोलो सिया को। विंग, गलती तुम्हारी है ना? तुमने डस्टबिन का कचरा क्यों डाला? ये तो तुम्हें सॉरी बोलने आई थी ना? मॉम, आपको नहीं पता उसके बाद इसने क्या किया था। इसने हुसैन को नकली जो स्नैक आते हैं उससे डराया था और उसके ऊपर पानी डाला था, जिसकी वजह से हुसैन को कितना ज़्यादा फीवर हो गया था, आपको थोड़ी पता। तो मैडम यू चुप हो जाती है विंग की ये बात सुन के। फिर से जो ई थी वो सिया को डांटने लगती है और कहती है कि तुम इतनी बदमाश हो गई हो ना, तुम्हें संभालना मुश्किल है, हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। सॉरी सॉरी, बोर्डिंग स्कूल नहीं, कॉलेज, मतलब अदर सिटी या फिर कंट्री। सिया पप्पी सा फेस बना के अपनी मदर की तरफ देखने लगती है और कहती कि आई एम सॉरी मदर, प्लीज मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। ये कह के विंग की तरफ देखने लगती है। मैडम यू और ई दोनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, माफ कर दिया तुम दोनों को, पर पहले तुम दोनों ये प्रॉमिस करो कि आगे से तुम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे और एक दूसरे से फ्रेंडशिप करोगे और बहुत अच्छे वाले फ्रेंड बनोगे हमारी तरह। शिया और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुंह चढ़ाते हुए, मतलब जैसे मुंह चढ़ाते नहीं है कि सामने हम खड़े हैं लेकिन हमारा मुंह इधर उधर है, दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं रहे हैं। मतलब दोनों की हालत ऐसी थी। पर उम, जो मैडम यू है वो इनकी तरफ घूरते हुए देखती है और मतलब डराती है अपनी आँखों से ही। वैसे ही मैं जो ई थी वो भी शिया की तरफ घूरते हुए देखती है और डराती है अपनी आँखों से। विंग तो भाई विंग वांग जी तो इन सब के बीच में फँस गया था। पर वो चुपके-चुपके से विंग को देख रहा था। भाई पहली बार कोई ओमेगा मतलब उसे पसंद आया, ऐसा उसे लग रहा था। किसी ओमेगा के ऊपर वो अट्रैक्ट हुआ था, पहली बार ऐसी फीलिंग उसे आ रही थी। जब-जब दोनों की नज़रें मिल रही थी, वांग जी का तो हार्ट बीट बढ़ रहा था। वैसा ही सेम हाल विंग का था। जब भी वांग जी और उसकी नज़रें मिल रही थी,
विंग का हार्ट बीट अपने आप बढ़ रहा था। बस नजरें चुरा चुरा के वांगजी विंग को देख रहा था। तभी सिया कहती है, मदर ठीक है, मैं विंग से फ्रेंडशिप कर लूंगी, पर क्या क्या हम क्या हम गगा और विंग की शादी कर सकते हैं? सारे लोग शॉक हो जाते हैं और सिया की तरफ देखने लगते हैं। वही विंग भी शॉक था और वो भी सिया की तरफ देख रहा था। तभी जो ई थी वो मतलब चमकती हुई आंखों से देखती है और मतलब खुश हो जाती है और वो सिया की तरफ देखती है कि वाह, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। वैसे भी हम हम कॉलेज फ्रेंड्स रहे हैं और अगर विंग और वांगची की शादी हो गई तो हमारा जो रिलेशन है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। ये कह के वो यू की तरफ देखती है और कहती है, क्या ख्याल है यू? तो जो फिंगम्यान थे वो और यू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो वो भी विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर विंग इस रिश्ते के लिए राजी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वांगजी अगर करना चाहता है तो अगर दोनों की मर्जी है एक दूसरे के साथ रहने की तो ठीक है, हम तैयार हैं। ये कहते हैं फेंगम्यान और चुप हो जाते हैं। तो जो ई है वो वांगजी की तरफ देखती हैं। वांगजी कुछ बोलता इससे पहले सिया कहती है कि मॉम मॉम गगा को भी विंग पसंद है। मैं कह रही हूँ ना, गगा तैयार है शादी के लिए। गगा की तरफ से हाँ है। वांगजी चुप हो जाता है। तो जो ई थी वो जब देखती है कि वांगजी कुछ बोल नहीं रहा है तो जो ई है उनको भी लगता है कि हाँ भाई, वांगजी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सारे जो दोनों फैमिली वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। वहीं वो सारे लोग बात करने लगते हैं कि कब रखनी है शादी, क्या क्या करना है, क्योंकि अभी विंग भी स्टडी ही कर रहा है। तो एक बार विंग से पूछना पड़ेगा कि उसे अभी शादी करनी है या बस इंगेजमेंट करके रहना है ऐसे ही, फिर अपना कॉलेज कंप्लीट करके शादी करनी है। ये सारी चीज़ें जब विंग से पूछा जाता है तो विंग तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, ये सोच के कि कुछ टाइम पहले वो वांगजी से मिला और अब उनका जो मैरिज है वो फिक्स हो गया, मतलब रिश्ता तय हो गया है उसके साथ, वांगजी के साथ। ये सोच के वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, पर कहीं न कहीं वो खुश भी था कि उसका जो हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड है, वो इतना हैंडसम, मस्कुलर और क्या बोलूँ, जैसे वो नॉवेल्स पढ़ता है जहाँ टॉप रहते हैं, वैसा ही उसका जो होने वाला हस्बैंड है वो सेम है। ये सोच के विंग की जो पेट में है वो तो बटरफ्लाईज़ उड़ रहे थे, पर सबके सामने तो उसे थोड़ा-सा शर्माना पड़ेगा ही। अरे भई, मैं बता रही हूँ हमारा विंग बेशरम है। पर एक्टिंग तो करना पड़ेगा ना सबके सामने कि नहीं भाई, मुझे शर्म आ रही है, मेरी शादी हो रही है, वो भी 18 साल की उम्र में। तो हमारा विंग थोड़ा शर्मा रहा है। विंग की मदर पूछती है कि बेटा, अगर तुम्हें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है तो हम तुम्हारी जो कॉलेज है वो कंप्लीट होने के बाद ही मैरिज करवाएंगे, एंगेजमेंट करके ऐसे ही तुम रह सकते हो, बाद में मैरिज कर लेना। जब जो यू है वो कहती हैं ऐसा, तो विंग कहता है कि मदर, मैं अगर वो परमिशन देंगे मुझे शादी के बाद भी पढ़ने का तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी भी शादी करने से। ये सारी जो बातें हैं वो लैन फैमिली के जाने के बाद हो रही है। जो लैन फैमिली है ना वो सब कुछ मतलब कंफर्म करके चले गए अपने घर, और उनके जाने के बाद ये सारी बातें हो रही हैं। जो यू है वो विंग को पूछ रही है शादी के बारे में। यू है वो विंग से पूछती है ये सारी चीज़ें, तो
विंग अपना डिसीजन बता देता है कि अगर वो अभी भी राजी हैं शादी के बाद भी उसे पढ़ाएंगे, मतलब उसको उसके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे करने देंगे, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है अभी शादी करने में। तो जो यू है वो भी खुश हो जाती है कि भाई उनका जो बेटा है, मतलब उनके जो डिसीजन से उसे कोई दिक्कत नहीं है, कि वो मान गया उनका बेटा शादी करने के लिए। ये कह के वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, मतलब कोई भी फैमिली हो, अगर जो जो उनका बच्चा है वो अरेंज मैरिज के लिए मान गया, मतलब अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी करने के लिए मान मान गया, तो फैमिली वाले खुश होते ही हैं। तो उसके फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और जो यू है, यू ई को कॉल करके सारी चीज़ें बताती है कि विंग मैरिज के लिए तैयार है, बस वो मतलब उसकी कोई कंडीशन है कि उसे शादी के बाद भी अपने अपनी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखना है और अपने जो ड्रीम्स हैं वो पूरे करने हैं। तो लैन फैमिली जो थोड़ी ओपन माइंडेड की थी, मतलब वो बिजनेस बिजनेस फैमिली के थे, वो इतने अमीर थे भाई खुद ही। तो वो कभी भी अपने जो ओमेगा सन इन लॉ हो चाहे वाइफ हो, उन्हें कभी कैद करके नहीं रखेंगे किसी भी पिंजरे में, समझो समझ जाओ, उसे आज़ादी देंगे अपने सपने पूरे करने का, अचीव करने का कुछ भी। तो वो कभी मना नहीं करेंगे। तो जो ई है वो कह देती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, विंग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है, कोई भी मना नहीं करेगा, हम उल्टा सपोर्ट करेंगे, ये कहती है ये। तो यूँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि इतना अच्छा फैमिली मिल रहा है उसके बेटे को। और यू विंग को बताती भी है कि जो ई है उसने ऐसा कहा, तो विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। दूसरे दिन कॉलेज में, आज विंग को कॉलेज आने में लेट हो गया था क्योंकि वो अपने गगा के साथ आया था कॉलेज। उसके गगा ऑफिस ऑफिस जाने वाले रूट पे ही विंग का कॉलेज है, तो आ, उसके गगा विंग को छोड़ने आए थे। जैसे ही विंग क्लास में पहुंचता है, टीचर्स ऑलरेडी क्लास में थे। विंग लेट आने के लिए सॉरी बोलता है और अपना जो रीज़न है वो बताता है और क्लास में एंटर करता है। टीचर भी कुछ नहीं कहते, वो जाके अपनी जो बेंच में है नी हुसैन के पास बैठ जाता है। उसके जस्ट पीछे असिया बैठी हुई थी। टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। कुछ टाइम बाद मतलब उनका पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है और टीचर वहाँ से चले जाते हैं। टीचर के जैसे ही जाते ही न्यूज़न विंग की तरफ मुड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है कि विंग, क्या सच है? क्या ये सच है? क्या ये सच है? तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना बताने की? तुम मुझे कॉल करके भी तो बता सकते थे ना। विंग विंग, मुझे मुझे इस छिपकली से पता चल रहा है कि तुम्हारी उस खड़ूस से शादी हो रही है। मतलब कुछ भी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम खुद को मेरा बेस्ट फ्रेंड बताते हो, और तुम्हारी इतनी इतनी जरूरी बात जो सबसे पहले मुझे पता चलनी चाहिए थी, वो इस छिपकली के मुंह से मुझे सुनने को पड़ रहा है कि तुम्हारी मैरिज फिक्स हो गई, वो भी उस खड़ूस रूड रूथलेस अल्फा लान फांगजी से, जो कि इसका खड़ूस भाई है, जो हमेशा पोकर फेस बना के, सड़ा हुआ मुंह बना के घूमता रहता है इधर से उधर। विंग विंग न्यूज़ेन का जो बैग है वो थपथपाते हुए कहता है कि ओके 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 बाबा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं पूरी डिटेल में तुम्हें बता रहा हूँ ना, ओके, शांत हो जाओ अब। न्यूज़ेन गहरी गहरी सांस लेने लगता है और कहता है कि हाँ, बताओ मुझे, मुझे मुझे जानना है कि ये कब हुआ, मुझे जानना है पूरे डिटेल में, बताओ मुझे। तो विंग बताना स्टार्ट करता है कि कैसे लैन फैमिली उसके घर आई थी, कैसे उसकी मम्मी ने उसका बैंड बजाया डांटते हुए अपनी कैंची जैसी जुबान से, उसे ताने दे दे के, उसे घूर घूर के, और किस सिचुएशन में उनकी मैरिज फिक्स हुई,
क्या हुआ, फिर सारी बातें वो न्यूज़न को बताने लगता है। जब सिया इतनी सारी बातें अपने गगा को लेकर सुन रही थी, वो तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और वो उनके बीच जाके खड़ी होती है अपने कमर पे हाथ रख के और कहती है कि तुम यू शेमलेस ओमेगा, तुमने क्या कहा मेरे गगा को, रूड रूथलेस अकड़ू खड़ूस। तो न्यूसेन कहता है कि हाँ, मैंने कौन सा गलत कह दिया भाई, वो तो है ही खड़ूस। मुझे जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे मुझे डर सा लग जाता है, वो कितना रूड है। तो जो शिया थी वो हंसते हुए कहती है फट्टू लोगों को मेरे गगा रूड ही लगेंगे, खड़ूस ही लगेंगे, क्योंकि तुम्हारी पेंट जो गीली हो जाती है मेरे गगा को देखकर, सूसू तो नहीं निकल जाता ना तुम्हारा। ये कह के सिया जोर जोर से हंसने लगती है। सिया सिया की बात सुन के विंग की भी हंसी छूट जाती है। जब जब नीहू सेन सिया और विंग को हंसते हुए देखता है तो वो ताली बजाता है। वाह, मान गया, दिख गई तुम्हारी दोस्ती विंग। आज इसके गगा के साथ तुम्हारी मैरिज फिक्स हो गई, तो तुम मेरे खिल्ली उड़ा रहे हो और हंस रहे हो मिलके इसके साथ। अच्छी दोस्ती निभाई तुमने। ये कह के वो ताली बजा रहा था। विंग कहता है कि सॉरी सॉरी नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर सच बताऊं तो जिस तरह से तुम उसे डिस्क्राइब कर रहे थे, मतलब खड़ूस रूट, मैंने उसे कल देखा और कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगा। हाँ, वो थोड़ा सा उसका फेस पोकर है, वो शांत रहता है, पर रूड खड़ूस तो कहीं से नहीं लगा। तो उर्शिया कहती कि हाँ, मेरे काका बहुत कम बातें करते हैं और उन्हें ओमेगाओं से बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं है। वैसे भी उनके लिए बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते आए थे, पर गगा कभी उन पे ध्यान नहीं देते थे। और हमने भी कई बार उनकी ब्लाइंड डेट्स जो है वो फिक्स किए हैं, पर गगा हमेशा सबसे रूड ही बात करते हैं। मेरे गगा ऐसे ही हैं, उन्हें ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो खड़ूस अकड़ू हैं, बस उन्हें पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें। तो विंग सिया की तरफ घूरते हुए देखता है कि क्या तुमने उनकी ब्लाइंड डेट्स फिक्स की थी? तो सिया विंग की तरफ हकलाते हुए कहती "अ, अरे उस टाइम तुम नहीं थे ना, तुम नहीं आए थे तब की बात है। वैसे भी मेरी गगा की एज तो काफी हो गई है, मतलब वो 30 के है ना, तो इस हिसाब से तो अब तक उनके बच्चे हो जाने चाहिए थे। ये कह के वो नर्वसली हंसने लगती है। तो विंग कहता है कि ओके ओके, पर आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। तो उर्शिया कहती है अरे मुझे मरना थोड़ी है, अब तो तुम उनके ओमेगा बनने वाले हो ना, तुम्हारी शादी होने वाली है गगा के साथ, तो मैं क्यों ब्लाइंड डेट्स फिक्स करने लगी भाई। अब तो अब तो मैं ही गगा पे ध्यान रखूंगी, कोई दूसरा ओमेगा उसे अपने जाल में फंसाने ना लग जाए। तो विंग कहता है कि वेरी गुड। हम्म निहुसन कहता है 1 मिनट, तुम दोनों इतने क्लोज कब हुए, मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने वाले आज एक दूसरे को काम दे रहे हैं और मतलब एक दूसरे की बातों में हाँ मिला रहे हैं। तो जब शिया और विंग रियलाइज करते हैं कि अभी क्या हुआ, तो वो दोनों शौक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर से निहुसन को देखते हैं, फिर से एक दूसरे को देखते हैं और बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और निहुसन से कहते हैं तुम अभी भी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे। ये ये सिया कहती है और विंग न्यूजेन की सिर पे टपली मारती है और वहां से चली जाती है।
न्यूसेन अपना सिर खुजाता है और की तरफ देखता है और कहता है कि उस छिपकली ने क्या कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो विंग कहता है कि अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें पता है वो क्या बोलती है, क्या करती है, मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आता। तो न्यूसेन भी कहता है कि हाँ वो तो है, उस उसकी बॉडी का स्क्रू कुछ ढीला है ऐसा लगता है। तो विंग कहता है कि हो भी सकता है। ये कह के दोनों फिर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही ये दिन बीत जाता है। अगले दिन लैन मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैडम यू और फेंगमियान आए हुए थे। ई कहती है कि "उम, यू तुमने बताया था कि विंग को कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए मैंने प्रिस्ट से बात कर ली थी, उन्होंने डेट भी फिक्स कर दिया है। आज से 2 दिन बाद एंगेजमेंट है और ठीक उससे 5 दिन बाद मैरिज की डेट फिक्स हुई है। तो फेंगमियान कहते हैं इतनी जल्दी। तो ई कहती है कि हाँ उसके बाद अगर डेट है भी तो वो 3-4 मंथ के बाद है या फिर नेक्स्ट ईयर। और अभी अभी 3-4 मंथ के बाद वांगजी को अपने बिजनेस पे अदर कंट्री जाना पड़ेगा, तो उस टाइम तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑफिस का वर्क है तो वो भी नहीं छोड़ सकते, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स वगैरह हैं। तो वांगजी वो भी नहीं छोड़ सकता, तो हमें ये सारी डेट ही फिक्स करनी पड़ी, मतलब 2 दिन और उसके 5 दिन बाद मैरिज की। तो यू कहती है कि ओके ठीक है, पर वांगजी कहाँ है। तो ई कहती है कि आज से 2 दिन बाद इंगेजमेंट और उसके 5 दिन बाद मैरिज है, तो मैंने वांगजी से कहा है कि इन 2 दिनों में वो जितना भी अपना जो वर्क है वो सारा कंप्लीट कर ले, क्योंकि उसके बाद इंगेजमेंट के इंगेजमेंट दिन से मैरिज के दिन तक उसे कुछ भी ऑफिस का वर्क नहीं करना है। उसे बस अपने जो मैरिज में है उसमें फोकस करना है, शॉपिंग वगैरह और जो वेडिंग के जो प्रिपरेशन है वो सारी चीज़ों में उसे ध्यान देना है, वर्क वर्क ऑफिस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज वो ऑफिस में ही होगा क्योंकि उसे जो सारे पेंडिंग्स काम है वो कंप्लीट करने हैं। तो मैडम यू हाँ में सर नोट करती हैं। कुछ ही टाइम बाद वो लैन मेंशन से चले जाते हैं फेंगम्यान और मैडम यू, और वो घर जाके जो सारी बातें हैं वो चैंग और यानली यानली को तो कॉल पे बता देते हैं कि यानली जो अपने जो ससुराल में थी उसे बता देते हैं कि वी का जो मैरिज है वो फिक्स हुआ है लैन वांगची से। तो जो सारी चीज़ें सुन के यानली खुश भी थी कि उसके भाई के लिए इतना अच्छा अल्फा मिल रहा है, भले वो उससे बड़ा है पर वो अल्फा अच्छा है, मतलब नेचर वाइज और फिर तब पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा है, इतना मतलब बड़ा बिजनेसमैन है। ये सारी चीज़ें सुन के यानली बहुत ज़्यादा खुश थी। उनके एज गैप से फैमिली को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना ही अब वो जो ब्राइड और ग्रूम हैं उनको ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फैमिली को क्या ही प्रॉब्लम होगा एज गैप से। और जो यानली थी वो वांगजी को जानती भी थी क्योंकि वो कॉलेज साथ ही एक ही कॉलेज में थे, मतलब जो यानली है वो भी 30 ईयर की है, वांगजी की एज की है, बट उसकी मैरिज हो चुकी है और उसका एक छोटा सा बेबी भी है। और बहुत ज़्यादा खुश थी कि वांगजी इतना अच्छा है, ये सोच के। विंग को भी पता चल जाता है कि 2 दिन बाद उसका इंगेजमेंट है और उसके 5 दिन बाद उसकी मैरिज। विंग तो बहुत ही ज़्यादा पहले नर्वस था और बहुत खुश खुश भी था। अब कोई भी ब्राइड हो वो तो नर्वस हो ही जाते हैं अपनी शादी की बात सुनकर, पर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था। मतलब वांगजी जैसा लाइफ पार्टनर उसे मिल रहा है तो वो तो खुश ही होगा भाई। ऐसे ही ये दिन बीत जाता है और दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे
जो सारी फैमिली है वो इंगेजमेंट की प्रिपरेशन में लगी हुई थी, और वहीं जो वांगजी है वो विंग के लिए रिंग सेलेक्ट करने जाता है, जहाँ पे यानली विंग को लेकर आती है, और जो शिया है और वांगजी दोनों ही रिंग सेलेक्ट करने जाते हैं एक ही शॉप पर, जहाँ वांगजी विंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा महंगा एक वाइट वाइट डायमंड का एक रिंग लेता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था दिखने में भी। विंग भी वांगजी के लिए एक डायमंड का ही रिंग चूज करता है। दोनों ही मतलब कपल रिंग थे। चूज करते हैं, उसके बाद सिया कहती है कि काका भूख लगी है, हमें कुछ खाना चाहिए। तो यानली भी कहती है कि हाँ, कुछ खा लेते हैं। यानली अपने बेबी के साथ थी। उनका जो बेबी है वो 3 साल का है। उसका नाम जिनलिंग है। विंग बार बार मतलब खुद को बिजी रखने के लिए, ताकि वो वांगजी की तरफ ना देखे, वो जिनलिंग के साथ खेल रहा था। कभी जिनलिंग के हैंड को पकड़ रहा था, कभी उसके चीक्स को पुल कर रहा था, और विंग की ये सारी हरकतें वांगजी नोटिस कर रहा था, और वो मतलब स्माइल कर रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, मतलब बेबी के साथ खेलते हुए विंग को देखकर। वो सारे लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, और जो यानली शिया मतलब चारों ही अपना जो फूड था जो उन लोगों ने ऑर्डर किया था वो इंजॉय कर रहे थे। वहीं यानली जिनलिंग को बेबी फूड खिला रही थी, और कभी कभी विंग भी उसे खिला रहा था बेबी फूड। वांगजी ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था और बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रहा था। सारा फूड खत्म करने के बाद सिया करते हुए कहती है कि गगा, मैं अभी आई वॉशरूम यूज करके। वो इशारों में यानली की तरफ देखती है और इशारों में ही कहती है कि चलो बाहर, इन लोगों को बातें करने दो। यानली समझ जाती है कि शिया क्या कहना चाहती है। वो भी विंग को कहती है कि विंग, मैं जिनलिंग को थोड़ा सा वॉशरूम ले जाकर आती हूँ। उसने अपना जो ड्रेस है वो गंदा कर लिया है, तो मैं उसे क्लीन करके लेकर आती हूँ। तो विंग हाँ में अपना सर नोट करता है। तो यानली भी जिनलिंग को लेकर चली जाती है, शिया भी चली जाती है। वांगजी और विंग ही दोनों टेबल पर बैठे हुए थे। दोनों ही 2 मिनट तक शांत थे। तभी वांगजी कहता है कि क्या तुम खुश हो इस शादी से? तो विंग कहता है, विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि जी मैं, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मतलब फैमिली वालों ने डिसीजन लिया है, और म, कोई रीज़न ही नहीं है कि मैं इस शादी के लिए मना कर सकूं। तो वांगजी कहता है कि मतलब अगर फैमिली वाले कहेंगे तभी तुम शादी करोगे। तो विंग वांगजी को काटते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे पसंद हो। ये कह के विंग अपना सिर नीचे कर देता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है, स्माइल करता है, और अपने मन में ही सोचता है कि कितना शाई करता है। इसे तो ये भूला भी नहीं जा रहा है कि ये मुझे लाइक करता है। मैंने तुम्हें देखा है, जब हम पहली बार मिले थे तुम्हारे घर पे, तुम कैसे मुझे मतलब छुप 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 कर मुझे देख रहे थे। तभी मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम मुझे लाइक करते हो, बट तुम इतना शर्माते हो मुझे नहीं पता था। मैंने अपने आसपास के बूढ़ ओमेगास को देखा है, जो हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते हैं। मुझे कि मैं उनकी तरफ देखूं, वो मुझे अट्रैक्ट करते रहते हैं, पर मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं उनके पास जाऊं या फिर उन्हें अपने पास लाऊं। बट जब से मैंने तुम्हें देखा है, आई डोंट नो, तुम तो मेरी तरफ ठीक से देखते भी नहीं हो, हमेशा नजरें चुराते रहते हो। पर आई डोंट नो व्हाई,
बट मैं खुद की नज़रें तुमसे हटा नहीं पाता हूँ। ये सारी चीज़ें वांग जी अपने मन में ही सोच रहा था। और वांग जी धीरे से विंग का हाथ मतलब पकड़ता है, जो विंग का हाथ टेबल पर रखा हुआ था वो हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे पता है कि सारा डिसीजन हमारी हम दोनों की फैमिली वालों ने लिया है, पर आई लव यू। मुझे नहीं पता, मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है कि ये प्यार व्यार क्या होता है, पर जब से मैंने तुम्हें देखा है मैंने किसी अदर ओमेगा को उसके बाद नहीं देखा। हमेशा मेरे मन में तुम्हारा ख्याल आता है, जागते सोते बैठते खाते तुम्हारे अलावा कोई मुझे दिखता ही नहीं है। तुम्हारी ये मासूम सी मुस्कान, इतनी प्यारी झील सी आंखें, जिनमें मैं देखता हूँ तो मैं खुद को डूबता हुआ पाता हूँ। आई डोंट नो मैं ठीक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ या नहीं। मैं जो अपनी फीलिंग्स थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पहली ही नज़र में तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। जब ये सारी चीज़ें सुनता है तो वो ब्लश करते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे भी आप पसंद हो, आई लव यू टू। ये कह के विंग अपनी नज़रें झुका लेता है। वांग जी विंग का जो हैंड है वो सहलाता है और कहता है कुछ ही दिन बाकी हैं, उसके बाद तुम पूरे के पूरे मेरे हो जाओगे। ये सुन के तो विंग के जो चिक्स हैं वो रेड हो गए थे। वहीं दूर से सिया उनको देख रही थी, मतलब इतनी भी दूर नहीं थी, बस वो उनसे छुपी हुई सुन रही थी सारी चीजें। और जो यान्ली थी वो सच में वॉशरूम गई थी, सिया तो बस वॉशरूम जाने का नाटक कर रही थी, पर यान्ली सच में वॉशरूम गई थी क्योंकि उसे जिनली को क्लीन करना था। सिया पीछे मतलब छुपकर सारी बातें सुन रही थी, दोनों जो कह रहे थे, और वो अपने मन में ही कहते थे अरे भाई बस करो, कितनी एक्टिंग करोगे तुम, पूरी जिंदगी की एक्टिंग आज ही खत्म कर लोगे क्या। ये कह के वो अपना जो सर है वो शेक करती है और करते हुए वहां आती है तो वांग जी झटके से अपना हाथ विंग के हाथ से हटा लेता है। श्री आते हुए कहती है कि तो कैसी रही मुलाकात गगा। तो वांग जी कहता है कि "हम्म, ठीक है, ठीक, हमें सिया हमें जाना चाहिए। अम वो ऐसे कह के वांग जी अटक रहा होता है और कहता है कि कल इंगेजमेंट है और बहुत सारे काम है तो हमें जाना चाहिए जल्दी। ये कह के वांग जी उठ जाता है और विंग भी उठ जाता है और यानली भी कुछ टाइम बाद यानली भी आ जाती है और वो चारों एक ही गाड़ी में जाते हैं, जहाँ वांग जी यानली और विंग को जियांग मैंशन छोड़ते हुए अपने घर मतलब लैंड मैंशन जाता है। ऐसे ही ये दिन बीत जाता है और दूसरे दिन जिस दिन एंगेजमेंट था, जियांग मैंसन पूरी तरह से सजा हुआ था। वहीं लैंस भी आ चुके थे, मतलब लैन वांगजी जितने भी मतलब लैन फैमिली हैं और सारे जो रिलेटिव्स हैं वो आ गए हुए थे और इंगेजमेंट स्टार्ट होती है। वहीं जो विंग और वांग जी है एक दूसरे को इंगेजमेंट रिंग पहनाते हैं और एक रिश्ते में बंध जाते हैं। सारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी, सबसे ज़्यादा खुश तो मुझे सिया ही लग रही थी। कुछ टाइम बाद एक जोर की चीख वहां सुनाई देती है और वो शख्स चिल्लाते हुए आता है, विंग धोखेबाज, तुम खुद को मेरा बेस्ट फ्रेंड कहते हो,
और तुम्हें इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? जब विंग उस तरफ देखता है तो वो कहता है कि हुसैन, नी हुसैन, क्या हुआ? नी हुसैन कहता है कि तुम, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं बता नहीं सकता विंग। तुम इतना झूठ कैसे बोल सकते हो, वो भी मुझसे? अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो क्या जाता तुम्हारा? बेस्ट फ्रेंड तुम मेरे हो और मुझे सारी चीजें इस छिपकली से पता चल रही है। तुम्हारी मैरिज फिक्स हुई, मुझे इस छिपकली से पता चला, तुमने मुझे नहीं बताया। और और आज इतनी बड़ी बात हो गई और मुझे आज भी इस छिपकली से पता चला। वी, तुम तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। मेरी दोस्त तो मुझे ये छिपकली लगने लगी है अब। ये तुम नहीं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बनने लायक है। ये सारी खबरें मुझे देती है आके, सारी दुनिया की खबरें मुझे देती है। और आज तक तुमने मुझे एक भी बात नहीं बताई अपनी। ये कह के वो नाटक करते हुए रोने लगता है नी हुसैन। तो विंग कहता है कि अरे कौन सी बात बताओ ना, और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कौन सी बात मैंने तुमसे छुपाई? नी हुसैन तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे क्यों सारी बातें छुपाऊंगा? नी हुसैन कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम इस खड़ूस को 1 साल पहले से जानते हो, और तुम्हें ये तुम्हें ये तुम्हें इसे फर्स्ट साइड लव हो गया था, वो भी स्कूल टाइम में। इसीलिए तुमने सिया के साथ मिलके सारी प्लानिंग करी सब इसे फंसाने की। तुम और तुम आज ये तुम्हारे जाल में फंस गया है और तुम इससे शादी कर रहे हो भी। इतना कह के जोनी हुसैन है वो अपना सर पकड़ के नीचे बैठ के रोने लगता है। वही सियार विंग का मुंह खुला खुला हुआ था, और जो ई का भी मुंह खुला हुआ था। जितने भी वहां लोग थे सबका मुंह खुला हुआ था। वांगजी सदमे में था कि भाई क्या हो गया उसका, पोपट बन गया उसका। तो विंग और सिया नर्वसली हंसते हैं और वांगजी की तरफ देखते हैं। सिया कहती है गगा, वो 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 आ, अ, अ, विंग से पूछ लीजिए आप। तो वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है वो मैंने ना, आपको तो पता है कि मैं बाहर स्टडी करता था, और जब मैं वहां से आया, छुट्टियों में आया था, तब तब मैंने सीजे के कॉलेज ग्रुप फोटो में आपकी पिक्चर देखी थी। तब तब मैंने सीजे से पूछा था आपके बारे में, तो सीजे ने मुझे बताया। और जब मुझे पता चला कि आप एक बिजनेसमैन हो, तो मैंने मैंने आपको आपका नाम सर्च किया था, और मुझे आपकी सारी डिटेल्स पता चली थी। और जब जब मैं कॉलेज आया तो मैं सिया से मिला, और मुझे पता चला सिया आपकी छोटी बहन है। फिर मैंने सिया को सारी बातें बताई। ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, मुझसे ज़्यादा खुश तो ये हो गई थी। तो वांगजी सिया की तरफ देखता है। "अह, वो तो मैं इसीलिए खुश थी कि क्योंकि आप किसी भी ओमेगा को भाव नहीं देते थे मॉम, और मैंने आपको कितना परेशान किया, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। हमने कितनी सारी जो ब्लाइंड डेट है वो भी फिक्स करी, आपको लड़कियों की ओमेगास के फोटोज दिखाए, फिर भी आप किसी को पसंद नहीं कर रहे थे। तो मेरे लिए तो अच्छा ही था कि कोई ओमेगा सामने से आपको इतने पागलों की तरह प्यार कर रहा है। तो मैंने भी हामी भर दी। तब से हम, तो ये कहती है कि मतलब तुम लोग का जो फाइट वाला सीन था वो क्या था? तो सिया कहती अरे वो तो हम नाटक कर रहे थे,
ताकि गगा को मैं बहला सकूं कि वो विंग से शादी कर ले। तो वांग जी कहता है, अच्छा तो तुम दोनों ने मिलके ये सारी प्लानिंग करी मुझे फंसाने के लिए। तो वो भी कहता है कि अरे नहीं, फंसाने के लिए नहीं था, वो तो मैं आपसे प्यार करता हूँ ना। तो आंग जी कहता है कि अच्छा जी, आप हमसे प्यार करते हैं। तो विंग विंग स्माइल करते हुए कहता है, "हाँ जी, हम आपसे प्यार करते हैं।" तो वांग जी कहता है कि तो फिर 5 दिन का वेट क्यों करना, हम आज ही शादी कर लेते हैं ना। तो विंग कहता है, नेकी और पूछ पूछ। तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं और विंग की तरफ देखने लगते हैं। वांग जी खुद शॉक था भाई, ये तो ये तो मुझसे भी 2 कदम आगे है। विंग को जब होश आता है कि उसने क्या कह दिया है, तो अ, वो भी अपना भोंदू सा फेस बना के मतलब सबको देखने लगता है। और वांग जी कहता है कि ओ ओके, तो ठीक है, हम आज ही शादी करेंगे। विंग अपने मन में कहता है, तो रोका किसने है, अभी कर लो ना मुझसे शादी प्लीज। सारे फैमिली वालों को तो झटके पे झटका मिल रहा था, पर सब खुशी थे भाई कि मतलब उनको लग रहा था कि उन लोगों ने इनके ऊपर थोपा है, इन लोगों ने अरेंज मैरिज करके सारी चीजें फिक्स करी। पर अब जाके पता चल रहा है कि भाई कांड कब का प्लान हो चुका था, मतलब हो रहा है, कब से प्लानिंग चल रहा है इसका। तो सारे फैमिली मेंबर खुश ही थे। पृष्ठ को बुलाया जाता है और वो सारे जो जो भी मंत्र हैं चाइनीज वेडिंग में जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो कंप्लीट करता है। और जो विंग एंड वांग जी है वो अपने एल्डर एंचेस्टर और जो एक दूसरे को वो करते हैं और अपनी वेडिंग रिचुअल्स कंप्लीट करते हैं। पृष्ठ पृष्ठ कहते हैं कि अपनी वेडिंग को लॉक करने के लिए एक दूसरे को किस करें। तो दोनों ही थोड़े नर्वस तो थे, पर वांग जी आगे बढ़ता है और वो विंग विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में रखता है और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। वांग जी 1 मिनट के लिए भूल ही गया था कि वो स्टेज पे सारे लोग के बीच में खड़ा है। उसे लग रहा था कि वो अपने अभी वेडिंग चैम्बर पे वेडिंग चैम्बर पे है, इसलिए वो किसी कैंडी की तरह विंग के लिप्स को चूस रहा था। जब विंग को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, तो वो अपने हाथों से वांगजी को मुक्के मारने लगता है। तब वांगजी को होश आता है कि भाई उसने कांड कर दिया है सबके सामने। नी हुसैन तो वहां अलग ही सदमे में था भाई, क्या से क्या हो गया उसे कुछ पता नहीं था। मतलब क्या बोलूं, नी हुसैन की हालत, उसे झटके पे झटका मिल रहा था। वो अपने मन में ही कहता है, भाई ऐसा ऐसा ना हो कि वेडिंग के 2 मंथ बाद विंग प्रेग्नेंट हो जाए। देख के तो यही लग रहा है कि ये दोनों आज बेड तोड़ने वाले हैं, जिस हिसाब से इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। बेड तो आज टूटेगा ही। न्यूसन ये सोच रहा था। सिया भी अपने मन में सोचती है, गगा अब मैं क्या ही बोलूं, आज आपकी खैर नहीं, नवीन की खैर नहीं। ऐसे ही वेडिंग जो रिचुअल्स हैं वो कंप्लीट होता है। उसके बाद विंग को लैंड मेंशन ले जाने की बातें होती है। वहीं पहले तो फैमिली वालों ने 5 दिन का जो वेडिंग है वो रखा हुआ था, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि भाई आज ही वेडिंग हो जाएगी। तो जो सारे फैमिली मेंबर थे वो बातें बातें करते हैं। विंग के सारे जो कपड़े थे, सामान था, वो पैक किया जाता है। और विंग की जो फैमिली थी वो तो बहुत ही ज़्यादा सैड थी कि उनका जो लाडला बेटा है वो जा रहा है। विंग भी अपनी फैमिली को छोड़ते हुए सैड था।
ऐसे ही विदाई का टाइम आ जाता है और विंग कार में बैठ जाता है। उसके बगल में ही वांगची बैठा हुआ था। कार लैंड मैंशन की तरफ रवाना होती है। वहीं ई और शिया ऑलरेडी चले गए थे लैंड मैंशन, ताकि वो अच्छे से विंग और वांगची का वेलकम कर सके घर पे। और सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। वहीं हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग बहुत सैड था। वो मतलब उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी फैमिली, वो अपनी फैमिली को, भले ही वो वांगजी से प्यार करता हो, पर अपनी फैमिली को वो छोड़कर जा रहा था। तो विंग बहुत ज़्यादा सैड था। उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। वांगजी विंग को अपने सीने से लगा लगा लेता है। वो तो ये नहीं कह सकता कि वो ना रोए। भाई वो अपनी फैमिली को छोड़कर आ रहा है वांगजी के पास, तो वो लाज़मी है कि वो रोएगा ही। वो रोना आएगा ही उसको। बस वो उसको कंसोल करता है, ये जजा ये जताते हुए कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसके सुख दुख में हमेशा उसका साथ देगा, उसे सपोर्ट करेगा, परछाई की तरह उसके साथ खड़ा रहेगा। कुछ ही घंटों में कार लैंड मैंशन के आगे पहुंच जाती है। गेट खुलता है और वो कार लैंड मैंशन के अंदर आती है। डोर पर ही शिया और ई और बाकी जो सर्वेंट थे वो उनका वेट कर रहे थे। कार रुकती है और ड्राइवर जाकर कार का डोर ओपन करता है। वहीं वांगजी कार से निकलता है और वो अपना हाथ बढ़ाता है विंग की तरफ। विंग वांगजी का हाथ पकड़ के कार से नीचे उतरता है। ई और सिया विंग और वांगजी के पास आते हैं। ई उन्हें ब्लेसिंग्स देती है और अच्छे से विंग का वेलकम करती है घर पे। लैंड मैंशन में आने के बाद सिया विंग का हाथ पकड़कर विंग को वांगजी के रूम रूम पे ले जाती है। और रूम पे पहुंचने के बाद सिया विंग को बेड पे बिठाती है और उसे टीज करते हुए कहती है, आज बेड तो सही सलामत रहेगा ना? ऐसा ना हो कि मुझे मॉर्निंग में मम्मा से कह के यहाँ नया बेड लगवाना पड़े। विंग नहले पे दहला मारते हुए कहता है, अरे तुम्हें तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे हस्बैंड लगवा लेंगे बेड नया। ये कह के वो स्मग करते हुए शिया की तरफ देखने लगता है। शिया शॉकिंग फेस से विंग को देखती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। शिया कहती है, अब तो अब तो भगवान ही बचाए मेरे गगा को तुमसे। विंग कहता है कि जाओ जल्दी बाहर जाओ और वांगजी को अंदर भेजो। शिया कहती है, ओहो, सब्र ही नहीं हो रहा है तुम्हें तो। ये मत भूलो तुम ओमेगा हो विंग, तुम्हें मेरे गगा के सामने थोड़ा सा शर्माना होगा ना। विंग कहता है, अगर शर्माता ही रहा तो सुहाग रात कब मनाऊंगा। शिया कहती है, उफ, मैंने भी किस 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 बेशरम से शर्माने के लिए कह दिया। ओ माय गॉड, इसका बस चले तो ये बेड क्या पूरा रूम ही तोड़ दे। ये कह के वो वहां से भाग जाती है। हाँ हाँ, मैं गगा को भेज रही हूँ। विंग बस हंस रहा था। सिया रूम से बाहर निकलती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ही मंथ में मुझे नीस या नेफ्यू मिल ही जाएंगे। इन दोनों की तैयारी से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। दूसरी तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगजी अपने मॉम के सामने खड़ा था। ई कहती है, वांगजी, वो अभी बस 18 साल का है, वो अभी बच्चा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर तुम खुद को कंट्रोल कर लेना, वो भी बहुत छोटा है, बच्चा है वो अभी। वांगजी समझ रहा था कि उसकी जो मदर है वो क्या कहना चाहती है। वो हाँ में अपना सर नोट करता है और कहता है कि जी मॉम। फिर ई कहती है कि तुम्हें अब जाना चाहिए, विंग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। वांगजी हाँ में अपना सर नोट करता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में पहुंचकर जब वो विंग को अपने बेड पे बैठा हुआ देखता है, वो भी नजरें झुकाए, उसके पेट में तो बटरफ्लाईज उड़ रहे थे।
वो स्माइल करता है और विंग के पास जाता है। विंग अपनी नजरें झुकाए बैठा हुआ था। वो विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है, उसे अपनी तरफ उसका फेस अपनी तरफ करता है और उसकी फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि विंग अपना आईज क्लोज कर लेता है और वांग जी का किस अपने फोरहेड पे फील करने लगता है। फोरहेड पे किस करने के बाद वांग जी विंग के चिक्स से हिलाने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते थे। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही था तो तुम मुझे खुद भी आके बता सकते थे, इतनी प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत थी। विंग उसे बेड पे मतलब ढकेलता है और उसके ऊपर आके बैठ जाता है उसकी टमी पे और कहता है कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मुझे आपको देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, पर आज हमारी वेडिंग नाइट है तो मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मैं हमारी वेडिंग नाइट को ऐसे ज़ाया करूँ। मैंने बहुत वेट किया है इस पल का। वांग जी कहता है कि सोच लेना फिर, तुम तुम बहुत छोटे हो, भी बच्चे हो, तुम सह नहीं पाओगे मुझे। तो विंग कहता है, विंग अपने आप को वांग जी के लोअर एरिया पे रब करते हुए कहता है, मैं सह नहीं पाऊंगा या आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे अल्फा, क्योंकि आप ओल्ड हो रहे हो। जब जब वांग जी सुनता है कि विंग ने क्या कहा, वो विंग को सर से पकड़ लेता है, मतलब उसके गर्दन के साइड पकड़ लेता है और उसे खुद के करीब करता है और एक एक अपना हाथ विंग के कमर पे, मतलब हाँ कमर पे बैक पे रखा हुआ था और एक हाथ विंग की नेक के पीछे रखा हुआ था। अब वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग जैसे ही फील करता है कि वांग जी ने उसे किस किया है तो वो भी उसे किस बैक करने लगता है। वांग जी जब उसे किस कर रहा था तो विंग भी उसे किस बैक करने लगता है। विंग को ठीक से किसिंग करना नहीं आ रहा था पर वो ट्राई कर रहा था, जैसे कैंडी को चूसते हैं वैसा ही किस करते करते विंग विंग अपने आप को रब भी कर रहा था, जिससे वांग जी हार्ड हो रहा था। वांग जी कुछ ही कुछ ही टाइम में वांग जी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और वो बहुत फास्टली विंग के जो क्लोथ्स हैं वो रिमूव करने लगता है। विंग भी धीरे धीरे वांग जी के क्लोथ्स रिमूव करने लगता है और जब 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 वो देखता है वांग जी का लोअर पार्ट, वो डर जाता है, वो सहम जाता है और कहता है कि नो, ऐसा नहीं हो सकता, नो, इतना बिग ये मेरे अंदर कैसे जाएगा, नो, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, नहीं, नहीं, अल्फा, अल्फा सो जाओ। हाँ मैं तो बच्चा हूँ ना, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं बच्चा हूँ, नहीं, है ना अल्फा, प्लीज सो जाओ, आप सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। ये कह के वो बेड से उठने ही वाला था कि वांग जी विंग को अपने नीचे कर लेता है और उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि अच्छा, अब भूखे शेर को ऐसे जगा के उसे भूखा तो नहीं छोड़ोगे ना तुम। विंग ना में अपना सिर हिलाता है और कहता है कि नहीं, नहीं, वो बहुत बिग है, वो मेरे अंदर कैसे जाएगा, नहीं, हस्बैंड प्लीज। जब वांग जी सुनता है कि विंग ने उसे हस्बैंड कहा, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और विंग विंग का लिप्स कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है, दोनों ही पूरी तरह से नेकेड। वांग जी विंग के लोअर एरिया से खुद को रब करने लगता है। ऐसे ही कुछ मिनट तक रब करने के बाद वो भी विंग को भी वो एक्साइटेड कर देता है। एक्साइटेड करने के बाद खुद को धीरे से आराम से स्लोली स्लोली विंग के अंदर एंटर करने लगता है और पूरा ही खुद को एंटर कर लेता है, जिससे विंग बहुत ज़ोर से एक चीख मारता है, जिस चीख को वांग जी अपने
किस से बंद कर देता है। ऐसे ही जब विंग थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तो वो अपना जो जो भी कांड कार्यक्रम है, कांड है, वो स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही पूरी रात विंग को खाने के बाद इस बीच विंग भी मतलब पूरी तरह एक्साइटेड हो गया था और स्टार्ट में उसे पेन हुआ था पर धीरे धीरे प्लेजर भी महसूस हुआ, जिस वजह से उसने भी पूरा साथ दिया वांगजी का उसके कार्यक्रम में। कांड जो वांगजी ने किया है, विंग ने भी पूरा सपोर्ट किया था। एकदम जंगली बिल्ली की तरह उसने वांगजी की पीठ को नोचा था। पूरे बेड, वॉशरूम और रूम को मैस करने के बाद दोनों अभी बेड पे एक दूसरे के बाहों में सोए हुए थे। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ वांगजी उठ गया था और वो विंग को जगाते हुए कहता है, बॉबी उठ जाओ, सुबह हो गई। विंग कहता है कि "आह, मुझे सोने दो, तुमने पूरी रात मुझे तंग किया है, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है, हस्बैंड प्लीज सोने दो। जब वांगजी मॉर्निंग में ही अपनी जो वाइफी के मुंह से इतनी क्यूट क्यूट बातें सुनता है तो वो स्माइल करता है और विंग की फोरहेड पे किस करता है और कहता है, ओके बाबा सो जाना, पहले फ्रेश हो जाओ, मैं बेड से चेंज कर दूँ, बेड बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, चेंज कर लूँ, फिर मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ, उसके बाद सो जाना, पूरा दिन तुम सो जाना, ठीक है ना, ओके। तो विंग नानुकुर कर रहा था, फिर भी वांगजी उसे उठाता है और वॉशरूम लेकर जाता है, उसे अच्छे से क्लीन करता है, बेडशीट वगैरह बेड से चेंज करता है और विंग को पूरा ड्रेसअप करके बेड पे सुला देता है और उसे कवर कर लेता है और वो नीचे जाता है, जहाँ सिया और ई ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए थे। जब ई और सिया की नज़र वांगजी पे जाती है, वांगजी का ऐसा उजड़ा रूप रंग देखते हैं तो दोनों समझ जाते हैं कि कांड क्या हुआ है। ई तो अपना माथा पकड़ के कहती है कि इस लड़के को मैंने समझाया था कि खुद पे कंट्रोल करे, पर हाँ, ये लेंस होते ही हैं ऐसे, उन्हें खुद पे कंट्रोल कहाँ होता है। शिया कहती है कि मॉम, आपने गगा से तो कह दिया कंट्रोल करने के लिए, पर विंग विंग का ख्याल आपको है कि वो कैसे कांड करते फिरता है। ये कहती है कि मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, मास्टरमाइंड तो अंदर बैठा हुआ था, मैं खामखा अपने बच्चे को ब्लेम कर रही हूँ। ये कह के वो ब्रेकफास्ट करने लगती है। वांगजी वहाँ पे आता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि विंग सोया हुआ है, उसे ब्रेकफास्ट कमरे में ही करना है, तो वो सर्वेंट से कह के 2 प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहता है और उसे लेकर अपने कमरे में चला जाता है। विंग ऐसे ही बेड पे सोया हुआ था, पर वांगजी जबरदस्ती उसे ब्रेकफास्ट करवाता है और उसे पेन किलर देता है और बेड पे ब्लैंकेट से ढक करके सुला देता है और वो अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है। रेडी होने के बाद वो विंग की फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि टाइम से लंच कर लेना, मैं शाम को जल्दी वापस आ जाऊंगा। विंग बहुत ज़्यादा नींद में था, पर वो नींद में स्माइल करता है, जिसे वांगजी देखकर वांगजी उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, वांगजी के फेस पे, और वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस के लिए। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। विंग अपना कॉलेज भी कंटिन्यू कर रहा था, वो शिया के साथ कॉलेज जाता था और सिया के साथ ही वापस आ जाता था, या फिर कभी वांगजी उन्हें लेने लेने चला जाता था। कभी वो विंग अपने मतलब घर पे अपनी मदर फादर से मिलने चला जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहा था। उन दोनों की शादी को 1 मंथ हुए थे और एक दिन अचानक विंग कॉलेज में बेहोश हो जाता है। सिया बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वो वांगजी को कॉल करती है। वांगजी भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि विंग को क्या हुआ।
वो अपना सारा काम छोड़कर कॉलेज जाता है। वांग जी के कॉलेज पहुंचते तक विंग तो होश में आ गया था, बस उसे थोड़ा सा लो फील हो रहा था। मतलब उसके फेस से ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसका पूरा फेस पेल पड़ गया था। तो विंग के मना करने के बाद भी वांग जी और सिया उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। नी हुसैन भी उनके साथ था। वो बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे कि क्या हो गया, अचानक कैसे विंग बेहोश हो गया। अभी भी उसका फेस पेल पड़ गया है एकदम, मतलब जैसे बीमार रहते हैं ना इंसान, वैसा ही। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद वांग जी अंदर कैबिन में, डॉक्टर के कैबिन में जाता है। विंग विंग को चेक करवाता है और डॉक्टर कुछ विंग के सैंपल्स लेते हैं उन्हें टेस्ट करने के लिए और उन्हें बाहर जाने के लिए कहते हैं। वो बाहर सारे बैठे हुए थे। कुछ ही टाइम बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं रिपोर्ट लेकर और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर लान, आप फादर बनने वाले हैं। इतना सुनते ही वांग जी सिया बहुत ज़्यादा खुश थे, पर न्यूसन बेहोश हो गया था। सिया जब देखती है कि न्यूसन गिरा पड़ा है, वो न्यूसन के पास जाती है और उसे चेक करने लगती है। और डॉक्टर भी आके भी न्यूसन को देखते हैं, उसके नब्स चेक करते हैं और कहते हैं कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, शायद किसी शॉक की वजह से ये बेहोश हो गया। उसे टेबल पे बिठाया जाता है और डॉक्टर डॉक्टर अच्छे से न्यूसन को चेक करते हैं। कुछ ही टाइम में न्यूसन को होश आता है और वो होश आते ही कहता है, मैंने कहा था, मैंने कहा था, पर मैंने कहा था 2 मंथ। वी, तुम तो एक ही मंथ में प्रेग्नेंट हो गए। इतनी भी क्या जल्दी थी वी? किस कदर तुम दोनों ने सुहागरात मनाई होगी कि तुम 1 मंथ में प्रेग्नेंट हो गए। जब सारे लोग ये सुनते हैं तो मतलब सब हुसैन को देख रहे थे कि भाई आसपास देख लो, किस माहौल में हो तुम, कहाँ हो, फिर अपनी जो चपड़ चपड़ वाली जुबान है वो खोलो। वांग जी तो हुसैन को घूर घूर कर देख रहा था। वहीं विंग विंग के जो चेक्स है वो रेड हो गए थे। वो भाई मन कर रहा था उसका कि यहाँ पे गड्ढा हो जाए और उस गड्ढे में जाके वो कूद जाए, ऐसा उसे लग रहा था। सारे लोग जितने हॉस्पिटल के स्टाफ थे, जो आने जाने वाले लोग थे, वो सब उन्हीं को देख रहे थे। सिया हुसैन के पास जाती है और उसके सिर पे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, पहले आसपास देख लो कौन है तुम्हारे आसपास आसपास, फिर अपना जो ये मुंह है ना वो खोलना, समझी? जब हुसैन को होश आता है और वो अपने आसपास देखता है और जब वो वांग जी को देखता है खुद को ऐसे घूरते हुए, उसकी तो फट के हाथ में आ गई थी। हुसैन कहता है, ओह हाँ 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 हाँ, अरे प्यार में हो जाता है ऐसा। जब जब हस्बैंड वाइफ में बहुत बहुत ज्यादा प्यार हो ना, तो हो जाता है ऐसा। इसमें इतना शौक होने वाली और मुझे घूरने वाली कौन सी बात है? वाह वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया विंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये कह के वो नर्वसली स्माइल कर रहा था। वहीं सारे लोग नॉर्मल हो जाते हैं और वांग जी विंग को कैरी कर लेता है विंग के मना करने के बावजूद भी, और उसे कार में लाकर बिठाता है और कार लैंड मैंशन चली जाती है। वहीं सिया ने कॉल करके सबको बता दिया था कि हम हॉस्पिटल गए थे, विंग बेहोश हो गया था, पर उसने ये नहीं बताया था कि विंग प्रेग्नेंट है वगैरह वगैरह। तो जब विंग के घर में पता चलती है, मतलब उसके जो मदर फादर हैं, उसके जो गगा हैं सीजे, इनको पता चलता है कि विंग बेहोश हो गया था, विंग की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले गए थे ऐसा, तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और वो सारे लैंड मेंशन आते हैं। और वहीं जब वंजी की कार लैंड मेंशन आती है तो वो कार से उतर के विंग को अपने गोद में ही उठाए उठाए था। विंग मना कर रहा था कि वांगजी छोड़ो ना, मैं चल लूंगा,
मेरी तबीयत ठीक है, अभी मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, प्लीज़। सारे लोग देख रहे हैं, प्लीज़ ना वांग जी। पर वांग जी उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसे अपने गोद में ही कैरी किया हुआ था। वो लाकर उसे सोफ़े पे बिठा देता है जहाँ पूरी फैमिली बैठी हुई थी। उसकी मदर विंग के पास जाती है और कहती है, विंग क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक ठीक तो है ना? तुम कॉलेज में बेहोश कैसे हो गए थे? और वांग जी तुम्हें ऐसे कैरी करके क्यों ला रहा था? कहीं तुम्हें चोट चोट लगी है? बताओ बताओ। ये कह के वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वहीं यान्नी भी बहुत ज़्यादा डर गई थी। सारी फैमिली वाले डर गए थे। विंग बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। वो अपनी नज़रें झुकाए बैठा हुआ था। वहीं वांग जी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है मदर, वो विंग ठीक है बिल्कुल। तो ये कहती है कि अगर विंग ठीक है तो तुम हॉस्पिटल क्यों गए थे और तुम विंग को ऐसे कैरी कैरी करके क्यों ला रहे थे? तो वांग जी सिया कहती है कि मदर आप समझती नहीं हैं। आपको पता है ना गगा विंग से कितना प्यार करते हैं और अब तो वो 2 से 3 होने वाले हैं तो आपको लगता है कि गगा विंग को अपने पैरों में चलने भी देंगे? उनका बस चले तो वो विंग को सारा दिन गोद पे उठा के घूमे। जब सारे फैमिली वाले सिया की बात सुनते हैं तो वो मतलब कंफ्यूज थे कि सिया क्या कह रही है, मतलब ऐसे घुमा फिरा के। तो वांग जी विंग के पास आता है और विंग के पास बैठ जाता है और विंग के हाथों में हाथ रखते हुए कह अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है कि मॉम हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। जब सारे फैमिली वाले सुनते हैं कि वांग जी ने क्या कहा, उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। सारे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। विंग जब सबकी इतनी खुशी देखता है तो भी बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपनी टमी को उम, सहलाते हुए अपने मन में ही कहता है, थैंक यू सो मच बेबी, तुम्हारी वजह से आज सारे लोग कितने हैप्पी हैं। जब वांगजी विंग को अपने टमी को सहलाते हुए देखता है तो वो भी विंग के हाथों में हाथ रख लेता है जो हाथ विंग का टमी टमी पे था और विंग को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है कि थैंक यू सो मच, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे कंप्लीट करने के लिए। आई लव यू वाइफी। तो विंग कहता है आई लव यू हस्बैंड। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये एफएफ ख़त्म होता है। और अगर एफएफ पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वन शॉट एफएफ के साथ। ओके, बाय बाय।